अस्सलाम वालेकुम क्लास न्यूक्लियर फिज़िक्स 1 में आज हमारा जो टॉपिक है जो हम लेक्चर डिस्कस करना है वो है एन अदर वे ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन बाय बीटा डीके। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में भी कि जो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन है उसमें थ्री टाइप्स ऑफ डीके जो हैं वो पॉसिबल होते हैं, यानी कि डिसइंटीग्रेशन जो होती है जब भी तो या अल्फ़ा पार्टिकल एमिट होंगे या बीटा या फिर गैमा एमिशन होती है। ठीक है, तो लास्ट जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था गैमा डीके के बारे में, अल्फ़ा डीके के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने गैमाउस थ्योरी को डिस्कस किया और उसके बाद गिगानेटल लॉ को हमने डिस्कस किया। ठीक है, आज हम सेकंड मोड ऑफ जो डिसइंटीग्रेशन है उसको हम डिस्कस करेंगे, यानी कि जो सेकंड वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन है उसे हम बोलते हैं बीटा डीके। तो जैसे हमने ये कहा था कि अल्फ़ा डीके जो है वो भी स्पॉन्टेनियस डीके प्रोसेस है, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी इटसेल्फ जो है जो डीके प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस और रैंडम है। तो जैसे हमने अल्फ़ा डीके के लिए बोला था ऐसे ही हम कहते हैं कि बीटा डीके भी एक स्पॉन्टेनियस डीके प्रोसेस है। ठीक है, और इसमें होता क्या है, अल्फ़ा डीके में आपने ये पढ़ा था कि जब अल्फ़ा डीके होता है तो जो पेरेंट होता है उसका जो मास नंबर होता है वो 4 रिड्यूस हो जाता है और उसका जो चार्ज नंबर होता है वो 2 रिड्यूस होता है। बट इन केस ऑफ बीटा डीके जो मास नंबर है इट रिमेन्स द सेम एंड द चार्ज नंबर may reduce और increased by 1। जनरली तो हम इसको ये कहते हैं कि जो मास नंबर सेम रहेगा लेकिन जो उसका चार्ज नंबर है ये इंक्रीज़ भी हो सकता है बाय 1 और डिक्रीज़ भी हो सकता है बाय 1। क्यों ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो सकता है? क्योंकि हमारे पास जो है ये बीटा डीके एक तरह का नहीं होता। बीटा डीके जो है ये 3 टाइप्स का है मेनली, लेकिन अगर हम जनरली कैटेगराइज करें तो इसमें बीटा नेगेटिव या बीटा पॉजिटिव डीके है। मोड ऑफ डीके जो है वो 3 है इसमें, जिसमें हम बीटा नेगेटिव डीके, बीटा पॉजिटिव डीके और इलेक्ट्रॉन कैप्चर कहते हैं। लेकिन होता दोनों केसेस में जनरली 2 प्रोसेस ही हैं, या बीटा पार्टिकल एमिट होता है यानी इलेक्ट्रॉन एमिट होता है या पॉजिट्रॉन। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने प्लस माइनस का साइन डाला है और साथ बीटा पार्टिकल पॉजिटिव या नेगेटिव, साथ न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो, डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का डीके हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बीटा नेगेटिव डीके, या जिसमें इलेक्ट्रॉन एमिट होता है या इसको हम इलेक्ट्रॉन एमिशन भी बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एमिशन में या बीटा नेगेटिव डीके में क्या होता है कि जो मास नंबर है वो तो एज इट इज़ सेम रहता है और उसका जो मास नंबर पेरेंट का है वही मास नंबर जो है वो डॉटर एलिमेंट का होगा, लेकिन जो इसका एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा बाय 1। यानी कि इन केस ऑफ नेगेटिव बीटा डीके हमारे पास यहाँ पे जो सिंबल आएगा वो प्लस का सिंबल होगा और जो चार्ज नंबर होगा या जिसको हम एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं दैट विल बी इंक्रीज्ड बाय 1। तो यहाँ पे Z+1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस एमिशन में क्योंकि हमारा जो न्यूक्लियस है जब उसमें न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो या प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशो जो है वो इस तरह से होती है कि आपका न्यूक्लियस जो है वो इंटरनली स्टेबल नहीं होता, उसमें इंटरनल इंस्टेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। तो क्या होता है कि न्यूट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है एक प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन जो है वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है या कन्वर्ट हो जाता है एक प्रोटॉन में। ठीक है, तो इस प्रोसेस में एक इलेक्ट्रॉन एमिट होता है और इसके साथ एक एंटी पार्टिकल जिसको हम एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं वो एमिट होता है। ठीक है, तो और साथ इस प्रोसेस में एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। अब वो एनर्जी या तो सारी की सारी एंटी न्यूट्रिनो ले जाता है या तो सारी की सारी बीटा पार्टिकल के पास होती है या फिर दोनों शेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो जितना मैंने आपको बताया उसको हम अगर जनरल फॉर्म में लिखें तो ये इस तरह से है। यहाँ से मैं आपको इसको मज़ीद एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, ये है आपका बीटा नेगेटिव डीके, ये है पेरेंट का मास नंबर A और इसका जो चार्ज नंबर या एटॉमिक नंबर Z है। ये देखें, जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ या एक बीटा पार्टिकल एमिट होता है बीटा डीके में, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि एक इसका जो एटॉमिक नंबर है वो एक इंक्रीज़ हुआ है। बीटा नेगेटिव यानी कि जिसको हम इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, जिसका जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, मास भी इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल होता है और साथ ही एक एंटी न्यूट्रिनो जो है चार्जलेस पार्टिकल वो एमिट होता है। ठीक है,
तो अगर आप देखें तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो आपका Z होता है वो एक्चुअली क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, जब Z+1 हुआ, Z इंक्रीज हुआ, तो इसका मतलब है यहाँ पे एक प्रोटॉन इंक्रीज हुआ है। तो प्रोटॉन इंक्रीज होने का मतलब ये है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक इंक्रीज हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है वो यहाँ पे होल्ड करे। ठीक है, तो यहाँ पे जितना, अगर एक प्रोटॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो नेट चार्ज आपका इक्वल हो जाएगा जितना आपका पेरेंट के पास है। ठीक है, तो ये इसमें प्रोसेस इन्वॉल्व है। देखिए न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल चार्ज है, यहाँ पे प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों का टोटल चार्ज जो है वो ये पेरेंट के चार्ज के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल हमने दी है, बोरोन की एग्जांपल दी है जिसका एटॉमिक नंबर 5 होता है, जिसका मास नंबर जो है वो 12 होता है। तो जब यहाँ पे बीटा पॉजिटिव डिके या बीटा नेगेटिव डिके या एक इलेक्ट्रॉन एमिट होता है तो इसका जो चार्ज नंबर 1 इंक्रीज हो गया और ये क्या बन गया आपके पास, ये कार्बन C612 बन गया और इसके साथ आपके पास एक इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ और साथ में एंटी न्यूट्रिनो। सेम इन्हीं लाइंस पे हम बीटा पॉजिटिव डिके को डिफाइन करेंगे। जैसे हमने वहाँ बोला, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन और इसको हम बोलेंगे पॉजिट्रॉन एमिशन। अब पॉजिट्रॉन क्या है, पॉजिट्रॉन है एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसका जो मैस है वो उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन का होता है, लेकिन इसका जो चार्ज होता है वो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के, बट पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इन पॉजिट्रॉन एमिशन या बीटा पॉजिटिव डिके में क्या होता है, मैस नंबर जो होता है डॉटर न्यूक्लियस का वो सेम रहता है। ठीक है, पेरेंट का, और जो पेरेंट का मैस नंबर था वही जो डॉटर होगा उसका मैस नंबर होगा, लेकिन यहाँ पे एटॉमिक नंबर जो है वो एक डिक्रीज होगा। बीटा नेगेटिव डिके में क्या हो रहा था, एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज हो रहा था, बीटा पॉजिटिव में क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर 1 डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब इस इक्वेशन में क्या होता है, क्योंकि इंटरनल इंस्टेबिलिटी है न्यूक्लियस के अंदर, तो प्रोटॉन जो है यहाँ पे प्रोटॉन क्या होगा इनसाइड द न्यूक्लियस, वो ट्रांसफॉर्म या कन्वर्ट होगा टू न्यूट्रॉन। पिछले केस में बीटा नेगेटिव में आपने क्या देखा है कि एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एक प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा और इसके साथ हमारे पास बीटा पार्टिकल, बीटा पॉजिटिव पार्टिकल एमिट होगा और साथ में न्यूट्रिनो एमिट होगा टू कंजर्व द चार्ज ऑफ द एटम या पेरेंट न्यूक्लियाई और डॉटर न्यूक्लियाई। तो जनरल फॉर्म में इस इक्वेशन में हम क्या लिखते हैं कि यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे Z-1 है, तो इसका मतलब क्या है कि एक जो आपका एटॉमिक नंबर है वो 1 डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक प्रोटॉन कम हुआ है, वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो एक प्रोटॉन के चार्ज को कंपनसेट करने के लिए यहाँ पे एक पॉजिट्रॉन एमिट हो रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव और साथ ही इसमें न्यूट्रिनो एमिट हो रहा है। पीछे आपने जो बार में पढ़ा था ये एंटी न्यूट्रिनो था और ये न्यूट्रिनो, ये दोनों एक दूसरे के कह लें एंटी पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या प्रोसेस हो रहा है, इंटरनली एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब जनरली बीटा पॉजिटिव डिके होगा या बीटा नेगेटिव डिके होगा, ये किस पे डिपेंड करता है कि जब भी न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो जो है वो इंस्टेबिलिटी की तरफ जाती है, यानी कि वो रेशो इतनी होती है कि आपका न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल नहीं रहता, स्टेबिलिटी कंडीशन से वो रेशो ज़्यादा हो जाती है, तो फिर वहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है कि प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन कन्वर्जन होती है। तो जिस किस्म की कन्वर्जन होगी न्यूक्लियस के अंदर उसी तरह का डिके जो है वो पॉसिबल होगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल देखें, हम मैग्नीशियम की एग्जांपल ले रहे हैं। हम मैग्नीशियम में जब एक बीटा पॉजिटिव डिके हो रहा है तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 डिक्रीज हो रहा है, तो ये हमारे पास सोडियम बन जाता है। साथ में हमारे पास एक पॉजिट्रॉन एमिट हो रहा है, इस पर देखें पॉजिटिव चार्ज शो करवाया हुआ है और साथ में एक न्यूट्रिनो। ठीक है, ये हमने इसके दो जो हैं वो मोड पढ़ लिए। ठीक है, एक बीटा पॉजिटिव डिके और एक बीटा नेगेटिव डिके। थर्ड मोड हमारे पास क्या है, थर्ड मोड जो है वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कैप्चर पे जाने से पहले अगर हम देखें, जब हम बीटा पॉजिटिव डिके की बात कर रहे हैं या बीटा नेगेटिव डिके की बात कर रहे हैं, तो ये एक कॉन्स्पेरेंसी थी या एक कन्फ्यूजन भी थी कि जब
आप अल्फ़ा डिके करते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं या डिस्कशन करते हैं, तो आप ये कहते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर से अल्फ़ा जो है वो एमिट हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरह जब आप बीटा डिके कहते हैं तो आप कहते हैं कि न्यूक्लियस से बीटा एमिट हो रहे हैं, बीटा पार्टिकल एमिट हो रहे हैं। तो बीटा पार्टिकल एक्चुअली क्या है, वो इलेक्ट्रॉन है। तो आप कहते हैं कि वाकई क्या न्यूक्लियस के अंदर से भी इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट हो सकते हैं। सो बेसिकली हम ये कहते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर रहे, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन ही कन्वर्जन हो रही है। और उस कन्वर्जन के बाद जब हम चार्ज को कंजर्व करते हैं तो जिस पार्टिकल को हम बीटा पार्टिकल कहते हैं उसको हम उसके चार्ज के हिसाब से और मैस के हिसाब से उसको इलेक्ट्रॉन के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। तो उसे हम बोलते हैं कि एक्चुअली अगर ये इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन ही होते तो फिर हमें इनको बीटा कहने की ज़रूरत नहीं थी। जिस तरह से हमने अल्फ़ा डिके में बोला है कि वो लाइक हीलियम न्यूक्लियाई हैं, अल्फ़ा पार्टिकल का जो मैस है वो हीलियम न्यूक्लियाई का, तो वो प्रॉपर्टीज़ की बेस पे हम उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। इसी तरह से हम बीटा पार्टिकल को नाम बीटा पार्टिकल का दे रहे हैं, बट जब हम उनको स्टडी करते हैं, उनके मैस को, उनके चार्ज को, उनकी प्रॉपर्टीज़ को, तो उसको हम कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है। अच्छा जी, अब ये दोनों प्रोसेस में क्या हुआ कि या तो प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन कन्वर्जन हुई है या न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन कन्वर्जन हुई है। अब थर्ड मैंने आपको बोला कि थर्ड जो मोड है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कैप्चर है। इलेक्ट्रॉन कैप्चर का मतलब क्या है कि अगर आपका एक प्रोटॉन, यहाँ पे देखें ज़रा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, यहाँ आप देख रहे हैं कि एक जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ तो साथ में एक इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ, ठीक है। तो आपका दोनों साइड पे, पेरेंट और डॉटर के साइड पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सेटिस्फाई हुआ। अगर इस रिएक्शन को आप रिवर्स देखें तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिल के एक न्यूट्रॉन बना रहे हैं, ठीक है। एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिल के एक न्यूट्रॉन बना रहे हैं। तो यही फिनोमिना एक्चुअली इलेक्ट्रॉन कैप्चर में भी होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैप्चर में क्या है, यहाँ पे तो हमने बोला एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में या एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में जब ट्रांसफॉर्म होते हैं या कन्वर्ट होते हैं तो इसके रिजल्ट में बीटा नेगेटिव या बीटा पार्टिकल एमिट होते हैं। इलेक्ट्रॉन कैप्चर में बीटा पार्टिकल नेगेटिव या पॉजिटिव एमिट नहीं होते, बल्कि क्या होता है कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस में मौजूद कोई प्रोटॉन होता है। अब न्यूक्लियस में आपको पता है, अगर आप इसको न्यूक्लियस कंसिडर कर लें, अगर ये आपका न्यूक्लियस है, मैं स्मॉल सा बना, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद है, इसके अराउंड आप ऑर्बिट बनाना शुरू कर दें तो ये आपका के ऑर्बिट है, फिर उसके अराउंड आप ऑर्बिट बनाना शुरू कर दें, एल ऑर्बिट है, सो ऑन, इस तरह से। तो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद एक प्रोटॉन जो है, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद एक प्रोटॉन अपने जो सबसे क्लोजेस्ट शेल है, जो के शेल है, उसके इलेक्ट्रॉन के साथ मिल के उसे कैप्चर करके या उसके साथ मिल के एक न्यूट्रॉन बना देगा, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन कैप्चर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू अ न्यूट्रॉन बाय कैप्चरिंग द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और साथ में इसमें न्यूट्रिनो एमिट होता है। अब इसमें मैंने ये बोला है कि जो आपका के शेल का इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें कैप्चर होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये के शेल से ही हो, इसमें एल और एम के भी होते हैं, लेकिन क्योंकि के शेल जो है वो क्लोजेस्ट है तो प्रोटॉन को इसको अप्रोच करना जो है वो इसका अप्रोच जो है वो प्रोटॉन के ज़्यादा क्लोज है, इसलिए यहाँ पे कैप्चरिंग आसान होती है, ठीक है। तो अब ये क्या होता है कि जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो जाता है तो यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। तो जब यहाँ के में वैकेंसी क्रिएट होगी तो इस वैकेंसी को फिल करने के लिए एल से इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो जब यहाँ एल से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आएगा के में, तो यहाँ से एनर्जी एमिट होगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन कैप्चर का प्रोसेस है इसमें एक्सरेज एमिशन के भी चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। अब इस मोड में क्या होगा, इस मोड में क्या हुआ है, एक्चुअली प्रोटॉन ने एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ है। तो इसमें मैस नंबर तो है वो सेम रहेगा आपका,
और जो चार्ज नंबर है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली आप इसे बीटा पॉजिटिव डिके से कंपेयर कर सकते हैं। ये इसका जनरल है जी। आपका जो पेरेंट है वो एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है, आपके पास जो चार्ज नंबर एक रिड्यूस होता है और साथ में न्यूट्रिनो एमिट होता है। ठीक है, तो बेसिकली जो इंटरनल फिनोमिना है वो ये हो रहा है। ठीक है, अच्छा जी, इसके साथ ही हम बताते हैं पॉली न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस को डिस्कस करते हैं। अब हम सारा बीटा डिके के बारे में पढ़ चुके हैं कि जो न्यूक्लियस होता है उसमें वो जो न्यूक्लियस के अंदर जो एटम है वो जब भी अनस्टेबल होता है, जब उसमें न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो जो है वो कम या ज़्यादा हो, इंस्टेबिलिटी हो जाती है, तो इस इंस्टेबिलिटी की वजह से डिके जो है वो पॉसिबल होता है। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जो है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो वो ज़्यादा है, तो स्टेबिलिटी को एक्वायर करने के लिए, स्टेबल होने के लिए क्या होता है कि एक न्यूट्रॉन जो है वो कन्वर्ट हो गया प्रोटॉन में अलॉन्ग विद द एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल। ठीक है, तो ये हमारा बीटा, हम इसे बीटा डिके कह रहे हैं। मतलब ये वो मैं सारा आपको एक कंक्लूजन बता रही हूँ जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो बीटा डिके होता है और बीटा पार्टिकल जो है वो एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जो कि न्यूक्लियर से ओरिजिनेट हो रहा है। बीटा डिके को हमने रिप्रेजेंट भी किया। अभी तक जो मैंने बीटा की इक्वेशन लिखी वो जनरल इक्वेशन लिखी है। तो अब अगर मैं बीटा की एक और इक्वेशन एक और फॉर्म में लिखूं तो ये मैं इसको इस फॉर्म में लिख रही हूँ। ठीक है, जाहिर है इसमें कोई ना कोई बीटा में जो एनर्जी भी एमिट होगी। अच्छा, ये इक्वेशन जो है यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे मैंने न्यूट्रिनो नहीं लिखा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये वो बीटा डिके के बारे में डिस्कशन है जो तब की गई है जब आपका न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो जो है वो डिस्कवर नहीं हुआ था। तो सिंपली बीटा डिके के बारे में यही एक्सप्लेन किया जाता था कि जब भी न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो जो है वो ज़्यादा होती है और न्यूक्लियस आपका अनस्टेबल होता है, तो स्टेबिलिटी के लिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है और इसके साथ ही एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। तो बीटा डिके का ये जो फिनोमिना था उसको इस प्रोसेस से जनरली रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है, उसके बाद एक एग्जांपल भी दी गई, यानी कि जब इसकी डिस्कवरी हुई तो बिस्मिथ की एग्जांपल दी गई। बिस्मिथ जो है वो पोलोनियम में कन्वर्ट होता है और इसके साथ में एक बीटा पार्टिकल जो है वो एमिट हो रहा है। अच्छा, इस रिएक्शन में ये रिएक्शन जो था वो न्यूट्रिनो की डिस्कशन का बायस बना कि जब ये डिस्कशन हुई है तो इसमें जो एनर्जी एक्सपेक्टेड थी वो 1.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो थी वो एक्सपेक्ट की गई कि इसमें रिलीज़ होगी। ठीक है, लेकिन जब ये बीटा पार्टिकल का स्पेक्ट्रम देखा गया तो जो एक्सपेक्टेड एनर्जी थी वो इतनी एनर्जी जो थी वो नहीं थी, यानी 1.17 एनर्जी नहीं थी। ठीक है, तो इससे एक तो ये बोला गया कि इसकी जो एनर्जी है वो कॉन्टीन्यूअस एनर्जी है, मतलब लाइन स्पेक्ट्रा नहीं है, कॉन्टीन्यूअस एनर्जी है। ठीक है, तो अब एमिटेड बीटा पार्टिकल के पास जो एनर्जी है, इसका मतलब ये है कि जब वो इक्वेशन बनी तो उसके मुताबिक जो बीटा पार्टिकल एमिट हुआ, अगर सिर्फ बीटा पार्टिकल एमिट हुआ था तो उसके पास जो एनर्जी होनी चाहिए थी वो 1.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली जो बीटा पार्टिकल की एनर्जी जो थी वो कैलकुलेट की गई वो इतनी नहीं थी और वो ये सपोज किया गया कि वो तो वेरी करती है। ठीक है, मतलब हर बीटा पार्टिकल की एनर्जी जो है वो फिक्स एनर्जी नहीं आती, वो वेरी कर रही है। यानी कुछ केसेस में वो बहुत कम है, कुछ केसेस में वो बहुत ज़्यादा है। यानी कि हम उसे कह सकते हैं कि वो मिनिमम यानी ज़ीरो से लेके, अगर फ़र्ज़ करें मैक्सिमम एनर्जी जैसे मैंने पिछले रिएक्शन में लिखी है वो 1.17 है, तो वो ज़ीरो से लेके इस मैक्सिमम तक वेरी कर रही है। यानी कि जो हमारे पास स्पेक्ट्रम आता है, बताने की बात यह है कि जो एनर्जी स्पेक्ट्रम आता है वो इस तरह से कंटिन्यूस आता है। कंटिन्यूस का मतलब ये है कि ये ज़ीरो से लेके इंक्रीज करते करते ये डिक्रीज़ भी हो रही है और पीक वैल्यू तक भी जा रही है और मैक्सिमम भी हो रही है और मिनिमम यहाँ तक ये वैल्यू जा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप कह रहे हैं कि जो बीटा डिके हुआ उसकी जो मैक्सिमम एनर्जी है वो 1.17 या यहाँ तक 1.17 होनी चाहिए थी, लेकिन आपके पास जो एक्सपेरिमेंटली जब बीटा पार्टिकल की एनर्जी मेजर की गई वो लेट्स सपोज वो यहाँ पे लाई कर रही है, मैंने यहाँ पे 0.4 और 0.6 के दरमियान लेट्स सपोज 0.5 है। अगर 0.5 उस बीटा पार्टिकल की एनर्जी एक्सपेरिमेंटली मेजर की गई, जबकि रिएक्शन कितनी बता रहा है कि 1.17 इस रिएक्शन की एनर्जी है, जो कि हम बीटा पार्टिकल का जो एनर्जेटिक्स का फार्मूला उससे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो बाकी एनर्जी जो है वो कहाँ गई।
ठीक है। तो ये पहला फ्लॉ था, या ये जो पहला पजल था, या जो पहला ड्रॉबैक जो था बीटा पार्टिकल में, पहली डेफिशिएंसी या लिमिटेशन इसकी ये डिस्कस की गई कि जितनी एनर्जी रिलीज हुई थी रिएक्शन में, बीटा पार्टिकल की एक्सपेरिमेंटली जब एनर्जी वो कैलकुलेट की गई तो उसके पास उतनी एनर्जी नहीं है। अगर 1.17 रिएक्शन की एनर्जी है तो वो सारी की सारी एज अ काइनेटिक एनर्जी बीटा पार्टिकल के पास मौजूद होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं थी। तो बाकी फिर एनर्जी कहाँ गई? अगर आप एक्सपेरिमेंटली उससे कम आ रही है तो रिमेनिंग एनर्जी किधर गई? ठीक है। दूसरी चीज़ ये थी कि जब आपने बीटा डिके को स्टडी किया तो जो स्पिन कंजर्वेशन प्रिंसिपल है वो भी वायलेट हुआ। ठीक है, क्योंकि आप अगर देखें, मैं न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन कन्वर्जन लिखूं, ये आपकी न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन कन्वर्जन है। न्यूट्रॉन से प्रोटॉन कन्वर्जन हुई और एक इलेक्ट्रॉन बना। अब न्यूट्रॉन भी फर्मिऑन है, प्रोटॉन भी फर्मिऑन है, इलेक्ट्रॉन भी फर्मिऑन है। जब ये तीनों फर्मिऑन्स हैं तो ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली इन सब के पास हाफ स्पिन है। तो न्यूट्रॉन की तो हाफ स्पिन हो गई एक साइड पे, जो आपका पेरेंट्स हैं। जो डॉटर बने हैं आपके पास, इनकी जब आपने स्पिन देखी तो ये 1/2 + 1/2, इधर स्पिन 1/2 और इधर स्पिन 1 है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ स्पिन जो है वो भी वायलेट हो गई। ये सेकेंड फ्लॉ था। ठीक है। उसके बाद थर्ड जो लिमिटेशन थी वो ये देखी गई कि जो बीटा डिके का जब भी होता है किसी न्यूक्लियस का, तो अब ये आपने प्रोडक्ट बनानी है। ठीक है, ये आपका वाई बना और साथ में बीटा पार्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पे जो लीनियर मोमेंटम की कंजर्वेशन है वो भी वायलेट हुई, यानी कि दोनों बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जो थे वो एमिट नहीं हुए। तो ये तीन कंजर्वेशन लॉज जो थे, जैसे ही बीटा डिके डिस्कस हुआ तो ये इसमें ये तीन लॉ जो थे वो वायलेट हुए, या आप ये कह लो कि इसमें तीन लिमिटेशन जो हैं वो आई। इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ स्पिन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो था वो वायलेट हो रहे थे। ठीक है, ये कब तक? जब तक मैंने आपको ये जनरल इक्वेशन दिखाई, क्योंकि मैंने जब आप बीटा डिके डिस्कस किया तो मैं उसमें आपको लेटेस्ट उसकी जनरल इक्वेशन बोल रही हूँ। फिर 1931 में पॉली जो था उसने ये तीनों डेफिशिएंसी या टिमुलेशंस को डिस्कस किया, उसने इनको स्टडी किया, एक्सपेरिमेंटली भी इस पे वर्क हो रहा था। तो उसकी थ्योरी के मुताबिक जब एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है किसी प्रोटॉन में, तो सिर्फ एक उसमें जो डॉटर है उसके साथ बीटा पार्टिकल एमिट नहीं होता, बल्कि उसने कहा उसके साथ एक अनचार्ज पार्टिकल जिसका 0 रेस्ट मास है और जिसकी स्पिन 1/2 है, उसको उसने एंटी न्यूट्रिनो का नाम दिया। एंटी न्यूट्रिनो वो भी बीटा पार्टिकल के साथ एमिट होता है। तो पॉली के इस थ्योरी के बाद हमने यहाँ पे बीटा पार्टिकल के साथ एंटी न्यूट्रिनो ऐड कर दिया। अब जब एंटी न्यूट्रिनो ऐड कर दिया तो अगर 1.17 में से 0.5 एनर्जी बीटा पार्टिकल ले रहा है तो जो रिमेनिंग एनर्जी होगी वो एंटी न्यूट्रिनो के पास होगी। ठीक है, डायरेक्शन की। ये भी हो सकता है कि दोनों के दरमियान 50-50 जो है वो एनर्जी शेयर हो। ये भी हो सकता है कि इसके पास ज़्यादा हो इसके पास कम हो। तो जितनी टोटल एनर्जी होगी वो इन दोनों के दरमियान किसी भी रेशो से शेयर हो सकती है। और दूसरी चीज़ ये थी कि अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो था स्पिन, वो भी यहाँ पे फिर वायलेट नहीं होता। अगर इधर 1/2 स्पिन है तो इधर 1/2 और ये 1/2। ठीक है, तो वो जो ये भी हाफ इंटेग्रल हो जाता है और ये भी हाफ इंटेग्रल हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद जो एनर्जी है यहाँ पे रिएक्शन की एनर्जी, वैसे एक्चुअली हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? हम एक्चुअली एनर्जी इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, Q = MP, यानी कि पेरेंट मैस के मैस एनर्जी के फार्मूले से पेरेंट का मैस है और ये डॉटर का मैस है इंटू c²। यहाँ से हमारे पास जो एनर्जी आ जाती है, जिसको हम इस फार्मूले से जो एनर्जी आती है उसको हम एंड पॉइंट एनर्जी कहते हैं। और ये जितनी एनर्जी आएगी ये इन दोनों बीटा पार्टिकल और न्यूट्रिनो के और एंटी न्यूट्रिनो के दरमियान शेयर होगी। उसे हम रिएक्शन की एनर्जी या एंड पॉइंट एनर्जी बोलते हैं, जो कि इन दोनों के दरमियान शेयर होती है। ठीक है, तो इसी तरह से हम ये फिर ये अब जब हम बीटा पॉजिटिव डिके भी लिखते हैं तो तब भी हम उसमें न्यूट्रिनो को ऐड करते हैं। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द डिके पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक पॉली के जो न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस के मुताबिक बीटा डिके हो, बेशक वो पॉजिटिव है तो या नेगेटिव है, अकॉर्डिंग टू द डिके बीटा पार्टिकल के साथ साथ वहाँ पे न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो भी एमिट होते हैं। अगर न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो एमिट होंगे तो तीनों जो कंजर्वेशन लॉज हैं वो फुलफिल होंगे। ठीक है,
तो इसको 1956 में जो न्यूट्रिनो था, जिसको एक्सपेरिमेंटली सबसे पहले रीन्स ने और जॉर्ज कोवान जो थे उन्होंने डिस्कस किया। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट बीटा डिके हो गया, कंप्लीट अल्फ़ा डिके हो गया। इसके बाद हमने नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, जैसे आपने पढ़ी थी अल्फ़ा डिके, उसकी थेरी बाद में हमने की थी गेमाउस थेरी, यानी क्वांटम मैकेनिकली उसकी एक्सप्लेनेशन थी। तो बीटा डिके से रेलिवेंट भी थेरी है हमारे पास, जिसको हम फर्मी थेरी ऑफ बीटा डिके कहते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वो डिस्कस करेंगे।